नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने लोकतंत्र सेनानियों के मुद्दों के तत्परता से निस्तारण के लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण और हित में मानसून सत्र में अधिनियम लाने की तैयारी की जाए और सीएम धामी ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि की प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को लोकतंत्र सेनानियों की समस्याओं के शीघ्र ही निस्तारण के लिए कहा। सीएम ने संबंधित सचिव को लोकतंत्र सेनानियों को तत्काल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह मिलने वाली सम्मान निधि को बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार लोकतंत्र सेनानियों की प्रत्येक समस्या को समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की पंचायत चुनाव पर रोक लगने पर प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। रावत ने सरकार की नीयत पर खोट बताते हुए कहा कि सरकार ने मामले को उलझाया, जिस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी है। अब रावत ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वे इस मामले में सरकार को फटकार लगाएं और 1 हफ्ते की अवधि में व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। चुनावी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के निर्देश दिए। सवालों को ऐसा उलझाया कि माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। लोग गए कोर्ट में और आप रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स किस काम के जो नोटिफाई ना हो, उसका गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए था, वो आपको लगाना चाहिए था, आपने नहीं लगाया। आपने 2016 के जो पंचायती राज कानून है उसने साफ तौर पर जो है एक चक्र बनाया आरक्षण का, और उस चक्र को आपने बीच में शून्य कर दिया और नए सिरे से आप चक्र बनाने लगे। तो जिन लोगों को पहले लाभ मिल गया था आरक्षण का, उनको फिर लाभ मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं। कई जिले ऐसे रह जाएंगे, उसमें कई क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे, कई ग्राम सभाएं ऐसी रह जाएंगी जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं। आप चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं बीच में? आपको SC ST का चक्र नहीं तोड़ना चाहिए था, OBC का नए सिरे से शुरू करते आप यदि उसमें कोई कानूनी बाध्यता थी तो। आपने उसको जानबूझ करके किया और दो और ऐसी विसंगतियां हैं। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस नेता कावेंद्र इस्टवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन सभी भाइयों के लिए अच्छी खबर है जो चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे थे और प्रशासन ने सरकार की वजह से मनमर्जी का आरक्षण थोप दिया था। उन्होंने कहा यह सरकार सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए कार्य कर रही है और ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को सर्वोपरि रखकर अभी चुनाव को फिलहाल के लिए टाल दिया है और यह वह सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कई समय से चुनाव के लिए प्रयास कर रहे थे और उनके हकों को खत्म करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा था। यह लड़ाई अभी हम लोगों की शुरू हुई है। ये लड़ाई हमेशा आप लोगों के लिए जारी रहेगी और मैं उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस बात को समझा, सुना और इस पे स्टे लिया। देखिए, सरकार की मंशा मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव लड़ाने की नहीं है और दूसरी तरफ ये जो सरकार है न किसी संविधान को मानती है, न किसी पंचायत एक्ट को मानती है, न किसी कानून को समझती है। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में अब
नई महिलाओं को जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसके जरिए आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का प्रयास किया जाएगा। और इस पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कई महिलाएं व्यक्तिगत कारण और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के चलते सही से काम नहीं कर पा रही हैं। पूरे प्रदेश में जो लोग हम लोगों ने पहले महिला कांग्रेस के कार्यकारिणी में लोग थे और वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रही किसी भी वजह से, कोई व्यक्तिगत कारण है या स्वास्थ्य की वजह से, तो कुछ नए लोगों को हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी में और कुछ जिलाध्यक्ष हम लोग बदल रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने अब, क्योंकि आने वाला अभी पंचायत चुनाव सर पे है और विधानसभा का चुनाव भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो पांचों लोकसभा में 5 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ जनरल सेक्रेटरी अटैच करी हैं और हम लोग ये बरसात के बाद अगस्त से विधानसभा वाइज महिलाओं की एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि जो महिला सुरक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो स्वास्थ्य की परेशानियां, स्वास्थ्य सुविधाओं की परेशानियां पूरे क्षेत्र में है, उस पे हम लोग एक अवेयरनेस। अभद्र भाषा बोलने के मामले में प्रदेश बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब देने के लिए पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे और आपको बता दें कि पार्टी संगठन के महामंत्री को उन्होंने लिखित जवाब दिया है। उनका कहना है कि अभद्र भाषा बोलने के मामले में पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया था, जिसका उन्होंने लिखित जवाब दे दिया है, माफी मांगी है। उनका ये फिल्म में पंजीकरण है और मैं मर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो नोटिस क्यों दिया था मेरा आपको पार्टी? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया है। पार्टी प्लेटफार्म पर अपनी बात को रखी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और न भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विरुद्ध। जी, बयानबाजी का सवाल नहीं है, ये तो आपकी शादी से जुड़ा हुआ मामला है। नोटिस क्यों दिया? मैं उस पर कुछ नहीं जानता। नोटिस मैं नहीं जानता। अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, इस बात का नोटिस है, उसका क्लेरिफिकेशन मैंने दे दिया। वीडियो वायरल कर रही है को लेकर विपक्ष अगर वीडियो जारी करना तो नरेंद्र तिवारी के करें, हरीश सिंह रावत के करें, और हरीश रावत जी के करें, अब उनके करें जो उनके लोग हैं। क्या करें? कांग्रेस भी कह रही है कि यूसीसी के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई है। कैसे? मैं यूसीसी के नियमों की मैं किसी नियम की और उसकी बात ही नहीं कर रहा। मेरे को इस तरह का नोटिस ही कोई नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया है। धस्माना ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए स्टेडियमों का नाम बदलकर अपनी पार्टी के नेताओं के नाम पर रख रही है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने शासनकाल में तो कुछ कर नहीं पा रही, उल्टा कांग्रेस के शासनकाल में बनाए गए स्टेडियमों का नाम बदलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। 8 वर्षों में इस राज्य के अंदर कुछ परफॉर्म तो किया नहीं, कुछ नया तो बनाया नहीं। आप भाई रजत जयंती वर्ष था, रजत जयंती के वर्ष में कोई बहुत बड़ा नया स्टेडियम बनाते, उसका नाम आप रजत जयंती परिसर या स्टेडियम रखते, अच्छी बात। आपने सारे स्टेडियम्स, क्योंकि आपको एलर्जी है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से, तो आपने मनोज सरकार का स्टेडियम का नाम भी बदल दिया, वंदना कटारिया के स्टेडियम का नाम भी बदल दिया, आपने उनको परिसर कर दिया। अब सरकार जब हमने विरोध किया तो अब बैकफुट पे आ रही है। बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं है। जो उनके ओरिजिनल नाम थे, ओरिजिनल नाम रहने चाहिए। आप नया बनाइए, नया नाम अपने पार्टी के नेताओं से, किसी के बारे में कोई आपका बड़ा से बड़ा नेता रहा हो, आपका आइडियल रहा हो, उसके नाम से रखे, में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य के अंदर जो कांग्रेस के शासनकाल में स्टेडियम्स बने थे, उनका नाम बदलने का जो उत्तराखंड के कोटद्वार में बीजेपी संगठन के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी 2027 में फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और जिस तरह से मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार विकास कार्यों को गति दे रही है, उससे जनता के बीच में अच्छा संदेश आ रहा है। है 2027 में देखिए, इस बार जो है तीसरी बार जो है भाजपा सरकार बनाने जा रही है
क्योंकि भाजपा का संगठन जो है जमीनी स्तर तक काम कर रहा है, बूथ स्तर तक हमारी सारी कमेटियां बन चुकी हैं। इसमें मुझे तो लगता है, पूरा यकीन है मुझे कि 2027 में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री नवीन वर्मा पहली बार लालकुआं पहुंचे, जहां पर स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। नई रेल का उद्घाटन था झांसी के लिए, उसमें सांसद जी का प्रोग्राम था, माननीय सांसद जी का। तो हमको पता नहीं था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आने वाले, तो भव्य रूप से अनाउंसमेंट करके व्यापारियों को बुलाया जाता। एक सूक्ष्म हमने जलपान की व्यवस्था थी और स्वागत किया उनका पहली बार लालकुआं आने पर, राज्य मंत्री बनने के बाद। जो है लालकुआं व्यापार मंडल बहुत ही सशक्त व्यापार मंडल है यहाँ का, चाहे छोटी इकाई है लेकिन बहुत जुझारू लोग इसमें पहले से रहे हैं और यहाँ के जो कार्यशैली है, यहाँ की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत संगठन के लिहाज से बहुत अच्छी रही है। तो मैं देवन भाई की टीम को भी बधाई देता हूँ। अब इनके चुनाव भी आने वाले हैं, तो हमारे जिले कार्यकारिणी वाले जब उपयुक्त समय होगा वो। देहरादून में आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई और जिसमें डीजीपी दीपम सेठ ने सुरक्षा और समन्वय को कर सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि डीजीपी ने कहा कि संवेदनशील, अति संवेदनशील और भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर बैठक में मुख्य मार्गों, कांवड़ रूट और वैकल्पिक मार्गों और पार्किंग स्थलों, ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और जिसे लेकर पहले ही प्रशासन सभी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के रूप में स्थापित करने के लिए एनएफडीसी और यूएफडीसी के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन बुधवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित होटल में किया गया और उत्तराखंड में फिल्मिंग इकोसिस्टम के विकास पर आधारित इस कार्यशाला का शुभारंभ यूएफडीसी के मुख्य अधिकारी बंशीधर तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया और इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े प्रमुख निर्माता सहित और लोगों ने भी भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एनएफडीसी जो भारत सरकार की संस्था है और आईसीएच इंडियन सिने हब और उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने आज एक ज्वाइंट वर्कशॉप आयोजित की है। इसमें हमने 2 सेशंस में ये वर्कशॉप की। पहले सेशन में हमने इंडोर ऑफिसर्स मीटिंग की थी जिसमें हम एनएफडीसी और आईसीएच के ऑफिसर्स के साथ बैठे और भारत सरकार की जो फिल्म नीति है, भारत सरकार बहुत एग्रेसिवली फिल्म में प्रमोशंस को इंक्लूड कर रही है और उत्तराखंड सरकार ने अपनी एक नई जो फिल्म नीति लाई है उससे उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को बहुत बढ़ावा मिला है। इन दोनों चीजों को मिलाते हुए हमने बहुत से विषयों पर डिस्कशन किया कि कैसे उत्तराखंड में और अच्छा किया जा सकता है। कैसे मानचित्र में उभरे इसी कामने के साथ चमोली के जनपद में कौव गांव निवासी राजेश के पंजाब में उत्पीड़न का मामला अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान में ले लिया है। सीएम ने जिलाधिकारी को युवक के परिजनों से संपर्क कर हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के आदेश पर जिलाधिकारी ने पंजाब के जिलाधिकारी से संपर्क कर पीड़ित की मदद करने की बात कही है। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रचारित हो रहा है जिसमें नारायण बगड़ चमोली के एक युवक का उल्लेख हो रहा है, राजेश कुमार का, जो कि पंजाब के तरन तारण जिले में है और जिसमें अवगत कराया जा रहा है कि राजेश को बंधुआ मजदूर के तौर पे रखा गया है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वीडियो का संज्ञान लेके मुझे दूरभाष पर निर्देश दिए थे। उसके पश्चात उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया जो कि अभी पंजाब में ही हैं और जिला प्रशासन तरन तारण से वार्ता हुई। राजेश को सकुशल थाने में लाया गया है और जो कल्प्रिट हैं उनके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जल्द ही वो अपने परिजनों के साथ चमोली जिले में सकुशल वापस लाया जाएगा।
दिनेशपुर पुलिस ने तिलपुरी जंगल में अवैध कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री को नष्ट किया। हालांकि मौके से शराब माफिया फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार आरोपी को पकड़ने के लिए रणनीति बना ली है। बता दें कि अवैध कच्ची शराब बनाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने ग्राम तिलपुरी स्थित जंगल में छापेमारी की और इस दौरान जो है पुलिस ने कच्ची अवैध शराब की अवैध भट्टियों और अवैध शराब को नष्ट कर दिया। पुलिस द्वारा मौके से करीब 2000 लीटर लहन, 2 प्लास्टिक के ड्रम और भट्टी को नष्ट किया गया है। जो वर्षा काल अब शुरू हो चुका है, इसी को लेकर के नगर निगम ने पहले से ही जनवरी माह से ही हम लोगों ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया था और लगभग 46 नाला और जितने भी हमारे प्रमुख नदी और उनके ट्रिब्यूटरीज हैं उन सभी को कवर करते हुए उनमें से 24 से 25,000 मीट्रिक टन वेस्ट निकाला गया है नगर निगम के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी हमारी क्यूआरटी टीम्स बनाई गई हैं क्षेत्रवार, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। यदि कहीं भी जल भराव की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कार्रवाई उसमें की जाए। वाटर पंप्स का ट्रायल हम लोगों ने कर लिया है, मैकेनिक्स डिप्लॉय कर दिए हैं 24/7 और इसके साथ साथ कार्य योजनाएं भी टेकअप की गई हैं। जहां पर नालियों में कुछ विकास कार्य भी होने थे, कुछ कार्य योजनाएं सौंपी गई थी माननीय पार्षदों द्वारा, उनको भी टेकअप किया गया है। कोशिश की जा रही है कि वर्षा जल संरक्षण को लेकर भी रूफटॉप हार्वेस्टिंग और रिचार्ज पिट के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर दिया जाए। हल्द्वानी में अवैध लकड़ी और अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग अब लगातार कार्रवाई कर रहा है और आपको बता दें कि इसी के तहत तराई पूर्वी वन प्रभाग ने अवैध खनन और लकड़ी तस्करी के मामले में शामिल 8 वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर नीलाम की है। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने इस बारे में जो है जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिवीजन के अलग अलग रेंजों में वन अपराध के लिप्त बड़ी संख्या में वाहन खड़े हैं और कई ऐसे वाहन हैं जो सालों पुराने हो चुके हैं। विभाग की तरफ से जो है इस वाहनों को जो है सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है, जिसके तहत विभागों को करीब 20 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है। वन विभाग द्वारा समय समय पर खनन में और प्रकाष्ठ वगैरह में वाहन पकड़े जाते हैं, जिसको कि हमारे भारतीय वन अधिनियम के तहत कॉन्फिस्केट करने का प्रावधान है। तो इस बीच में 8 वाहन कॉन्फिस्केट किए गए थे। कॉन्फिस्केट करने के बाद उन वाहनों को नीलाम कर दिया गया है और नीलाम करने के बाद जो क्रेता है वाहन लेके जा भी चुके हैं। देखिए, जो नीलामी जो की गई थी वो अखबार में ओपन टेंडर के माध्यम से की गई थी। उसमें जिस दिन नीलामी के दिन लगभग 50 से ज्यादा व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया था और काफी इंटेंस कंपटीशन के बाद जो है नीलामी संपन्न हुई थी। तो हमें जो राजस्व भी है, जो हमारा बेस मूल्य था, उससे 2 गुना राजस्व उसमें प्राप्त हुआ है। कोटद्वार में सार्वजनिक स्थलों पर पर्यटक के साथ शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ इन दिनों आईजी गढ़वाल राजीव के सख्त निर्देश पर लगाम लगाने की एक मुहिम चला दी गई है। बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत में जनपद पौड़ी पुलिस ने अभी तक सैकड़ों शराबियों और हुड़दंग मचाने वालों पर अलग अलग जगहों पर चालान किया है और साथ ही दर्जनों गाड़ियों को भी सीज किया है। लोग लगातार जो लोग हुड़दंगी हैं या जैसे नशा करके सार्वजनिक स्थल पर उत्पात मचा रहे हैं या पर्यटक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर, इस तरह से जो भी गलत काम करते हैं, नशा या अन्य हुड़दंग करना, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और सभी थानों को निर्देशित किया गया है और इसमें रेंज स्तर से ऑपरेशन लगाम उधर पौड़ी के गिरगांव में ग्रामीण पानी के संकट से जूझ रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के नल तो गांव में बिछ गए हैं, लेकिन फीटर की मनमानी के चलते जो है गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी को लेकर प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया से भी मिला। ग्रामीणों ने शिकायत की कि गिरगांव के लिए पेयजल योजना से क्वीराली गांव की समुचित पेयजल आपूर्ति हो रही है, लेकिन फिटर की मनमानी के चलते जो उसके गांव तक पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने मांग की है कि पेयजल योजना की ग्रामीणों को सुचारू पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए संबंधित फिटर को हटाया जाए और नई फिटर की योजना को लेकर ड्यूटी लगाई जाए।
हाँ, ये मामला पौड़ी ब्लॉक के गिरगांव गांव का है, जहां पर पेयजल योजना मासों पंपिंग योजना के तहत जो योजना गांव में पानी की व्यवस्था है, और ये कुराली गांव और गिरगांव दोनों गांव ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन कुराली तक पानी सुचारू रूप से चल रहा है, और जो अंबेडकर ग्राम है गिरगांव, वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 2018 से आज 2025 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी का एक बूंद तो गांव में नहीं आया। पानी की बहुत दिक्कत है हमारे गांव में, हम सारी जनता परेशान है। हम 3-4 बार यहाँ पौड़ी आ गए, लोग हमारे सुन भी नहीं रहे, नहीं फीटर सुन रहा है हमारा पानी का। गिरगांव है साथ ना अम्बेडकर गांव। हाँ, गिरगांव जो अम्बेडकर गांव है, उस गांव की समस्या है। 2018 से हम लोग बहुत परेशान हैं। जो घर जल नल लगा था उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। वो पानी हमारे बगल के गांव में है, जो वहाँ तक आ रहा है, और हमारे आगे गांव में नहीं आ रहा है। और यहाँ हम 4 बार आ गए जल संस्थान में, वो हमसे यही बोल रहे हैं कि 2-4 दिन रुक जाओ, तुम्हारे गांव में पानी आ जाएगा। 2-4 दिन रुक जाओ। कितनी बार आ गए हम सब। हमारे गांव में गाय है, बछड़ी है, बच्चे हैं, हम लोग हैं, हम पानी कितनी दूर से लाएंगे। एक बर्तन से तो होगा नहीं पानी का, 2-3 बर्तन तो हमारे गाय के लिए चाहिए पानी। सर कहाँ से करेंगे हम इतनी व्यवस्था गाय की। यहाँ भी आए, हमारे मैडम साहब ने हमें भी वही दिया आश्वासन कि हो जाएगा। तो जो हमारे मासों वो है, वो उस लाइन से जुड़ रखा है ये, पर वो बगल के गांव में ये पानी आ रहा है, हमारे गांव में नहीं आ रहा है। अब ये तो वही जाने। हाँ, सब कुछ है, वहाँ टैंक बन रखा है, सब कुछ है, पर वो ये पानी नहीं दे रहे हैं सिर्फ वहाँ। गिरगांव गांव के काफी ग्रामीण आए थे, तो उनकी बहुत ही जेन्युइन समस्या थी कि पानी का कंस्ट्रक्शन जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ कार्य वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था, वो काफी दिनों से लंबित हो रखा है। तो इसमें मैंने इनको एक्सएन को भी बुलाया है कल, कि वो पर्सनली एक बार ब्रीफ करेंगे कि क्या इशू हो रहा है, क्या पैसे का इशू हो रहा है या कोई अन्य टेक्निकल इशू हो रहा है। तो जो भी इशू रहेगा उसको तत्काल रिजॉल्व करके समस्या का समाधान किया जाए। जी देखिए, मैं अभी यहाँ पे जिलाधिकारी के कार्यालय से बाहर आ रही थी, तो ये गांव की महिलाएं हैं। इनका दुख जब मैंने पूछा तो इनके यहाँ पानी की समस्या है। बोल रहे हैं कि काफी टाइम से हम एक हैंडपंप पे डिपेंड है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है एक महिला के लिए, और एक पहाड़ी क्षेत्र में हम महिलाओं के लिए पानी ही एक ऐसी चीज है कि जिसके सहारे हम रहते हैं। और दिन भर मतलब हमारे गाय हैं जो दिन भर में इतना पानी पीती है, हमारे दिन भर के क्रियाकलाप है। तो मैंने इनकी समस्या सुनी और मैंने तुरंत पौड़ी से बात की है अभी, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कल हम अपने जेई और अपने फीटर उस लाइन पे भेजेंगे। कुराल करके है, कुराल तक पानी आता है और उसके बाद इनके गांव तक नहीं आ पा रहा है। तो मैंने तुरंत उनको निर्देश दिए हैं कि आप वहां तक कल अपने फीटर और जेई को लेके जाएं और वहां पे उसका फिर संज्ञान मुझे दे। जी, मैं हमेशा से ही महिलाओं के साथ हूँ, चाहे वो कहीं की भी हों, और मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनके लिए मैंने तुरंत संज्ञान लेके यही से बात कर रखी है। बाकी मैंने उनको निर्देशित कर दिया है और कल तक वो मुझे अपनी रिपोर्ट भी दे देंगे। उधर गोपेश्वर नगर की प्यास बुझाने के लिए मंडल घाटी से अमृत गंगा पेयजल योजना की लाइन संचालित है, लेकिन मंडल के पास अमृत गंगा पेयजल लाइन का पाइप फटने से पानी का गुबार बना हुआ है, जिससे वाहनों के साथ लोगों को भी खतरा बना हुआ है। पेयजल लाइन टूटने से पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। सूचना के बाद पेयजल निगम और जल संस्थान के कर्मचारी पेयजल लाइन मरम्मत के लिए मौके पर पहुंचे। फिलहाल पेयजल लाइन टूटने से गोपेश्वर नगर में पेयजल संकट भी बना हुआ है। राजधानी देहरादून में मानसून शुरू हो चुका है। ऐसे में जगह जगह जलभराव और कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है। शहर में सफाई और जल भराव को देखते हुए नगर आयुक्त का कहना है कि निगम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। जो वर्षा काल अब शुरू हो चुका है, इसी को लेकर के नगर निगम ने पहले से ही जनवरी माह से ही हम लोगों ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया था, और लगभग 46 नाला और जितने भी हमारे प्रमुख नदी और उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी को कवर करते हुए उनमें से 24 से 25 हज़ार मीट्रिक टन वेस्ट निकाला गया है नगर निगम के द्वारा। इसके अलावा जितनी भी हमारी क्यूआरटी टीम्स बनाई गई हैं क्षेत्रवार, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। यदि कहीं भी जल भराव की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कार्रवाई उसमें की जाए। वाटर पंप्स का ट्रायल हम लोगों ने कर लिया है, मैकेनिक्स डिप्लॉय कर दिए हैं 24/7,
और इसके साथ साथ कार्य योजनाएं भी टेकअप की गई हैं, जहां पर नालियों में कुछ विकास कार्य भी होने थे, कुछ कार्य योजनाएं सौंपी गई थी माननीय पार्षदों द्वारा, उनको भी टेकअप किया गया है। कोशिश की जा रही है कि वर्षा जल संरक्षण को लेकर भी रूफटॉप हार्वेस्टिंग और रिचार्ज पिट के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर दिया जाए। देहरादून में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसके लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां भी की थी, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। तो वहीं मानसून की तैयारी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही चारधाम यात्रा में व्यस्त है, और तो फिर राज्य सरकार में क्या तैयारियां की हैं? अब क्या होता है पैचवर्क। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने शुरू से सरकार को चेताया था कि जो चार धाम यात्रा है उसको लेकर के सिर्फ बैठकें ही ना करें, जो आप प्रपोजल दे रहे हैं या जो आप वहां पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वो धरातल पे भी लेके आए, और लेकिन सरकार नहीं चेतती है। और हर बार ये होता है, देखिए मानसून शुरू हो गया है, कल आपने देखा कितने रास्ते बंद हुए, हर जगह जो है लैंडस्लाइड हो रही है और मलबा आकर के सड़कों को बाधित करने का कार्य कर रहा है। सरकार इससे निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसीलिए आप देखिए यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये वक्त इन सारी बातें करने का तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ये सुझाव देने का है सरकार को कि आप कुछ के लिए यात्रा को जो है स्थगित करने का जो कार्य करिए, लोगों को जो सुरक्षित जगह पे है वो उन्हें सुरक्षित जगह पे रहने दीजिए। क्या होता था, पूरी खुदाई होके लेवल पे करके फिर सड़क। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।